नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। देखो, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब गतियाँ, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, जो यानी कि जो अर्थ की जो मोशंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ जो होती है हमारी दो तरीके से घूमती है। जैसे एक होता है अपनी जगह पे घूमना और एक होता है सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, तो जितने भी हमारे कितने 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो ये जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये अपनी जगह पे भी घूमते हैं और अर्थ के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो ये जो दो तरीके के घूमते हैं ना, अपनी जगह पे घूमना और किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, उसी को हम मोशंस बोलता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिसने फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं पहले आप उसको देखो, पहले आप उसको अच्छे से देखो, समझो, तब इस थर्ड चैप्टर में आना। क्योंकि ना उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं ना, तो आप अगर आपका मतलब वो बेस बिल्कुल क्लियर होगा ना, बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगी ना, तो अब इस थर्ड चैप्टर में जो भी चीज़ें आएंगी या आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उस पर जो भी चीज़ें आएंगी ना, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपको पहले से अच्छे से नहीं आएगा ना, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए जिसने अभी चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, पहले उसको अच्छे से देखना, तब इस थर्ड चैप्टर पे आना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके 2 तरीके के मोशंस होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगर आपसे कोई भी पूछता है रोटेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कि अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना, अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमना रोटेशन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि और अर्थ का सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे या ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं, उस फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट पे घूमना, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ घूमना रिवोल्यूशन कहलाता है। चलो इसको मैं आपको अच्छे से और समझा देती हूँ। जैसे यहाँ हमारी अर्थ है, तो आपको पता है कि अर्थ हल्की सी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है ना, और ये अपनी ही जगह पे जो घूमती है ना, अपनी जगह पे घूमती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और जब ये हमारी अर्थ किसके चारों तरफ, जैसे कि हमारा सन है, अब येलो कलर का हमने सन बना दिया और अब हम बनाते हैं हम अपनी अर्थ। तो जब ये हमारी अर्थ किसके अपनी जगह पे घूमते हुए ये सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो आप समझ गए, आप अर्थ का अपनी जगह पे घूमना रोटेशन कहलाता है और सन की चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता है। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 1/2 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. देखो, मैंने आपको बताया था ना एक चीज़ कि जो हमारी अर्थ है इस पे जितनी भी लाइंस वगैरह हैं, आप देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं, इक्वेटर लाइंस देखते हैं, देखते होगे ना, तो वो सभी चीज़ें क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। तो ऐसे एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है। मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है अपने एक जगह एक डिग्री बनाती है। ठीक है, यानी कि एक एक्सिस पे झुकी हुई अपनी। तो जो वो एक्सिस है ना, तो वो आपको स्टडी के पर्पस से दिखाया जाता है बना करके, लेकिन वो सचमुच में ऐसा नहीं होता है। वो बनाया इसलिए जाता है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आपकी स्टडी के पर्पस से बनाए जाते हैं, वो सचमुच में नहीं है। तो यही बताया गया है कि जो हमारी एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है ना, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 66 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। किसके साथ? ऑर्बिटल, अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। देखो, अब ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है इसको समझते हैं। पहले एग्जाम्पल के लिए समझो, हमारी जो अर्थ है, अभी जैसे मान लो, सपोज़ करो आपके पास एक थाली है और आपने थाली को जैसे आपने ज़मीन पे रखा तो वो ऐसी आएगी। लेकिन अगर आप उसको हल्का सा उठा के तिरछा कर दोगे तो इसकी शेप ऐसे आएगी ना। तो यही बोला है कि जो अर्थ है, तो जो अर्थ का अपना जो ये प्लेन सरफेस होता है ना, ये हल्की सी झुकी हुई तो है ही है, तो उसके साथ जो ये अपने ये जो इसका ये पूरा सरफेस होता है ना हमारी अर्थ का, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन समझ रहे हो ना? जब वो हल्का, जैसे कि हमारी अर्थ है, रेड कलर में बना देती हूँ मैं, जैसे हमारी अर्थ जो है ना ये, तो ये क्या है? ये हल्की सी घूमी हुई, तो इसका जो जितना ये पूरा एरिया है ना जिस पे ये झुकी हुई है, और जो ये एरिया पूरा सरफेस एरिया जो बनाती है ये, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। तो अपने उस ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्या होता है, जो ये एक्सिस होती है वो 66 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सबसे याद रखना, कितने का एंगल बनाती है? 66 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ होती है
इसको लाइट किससे मिलती है, बताओ किससे मिलती है? सन से मिलती है। मैंने आपको बताया भी था, हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। किससे मिलती है? सन से। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब होता क्या है कि आपको पता है कि हमारा अर्थ कैसा है, हमारा अर्थ गोल आकार में है, जियोइड शेप है उसका, गोल गोल सी है ना। अब गोल गोल से होने के कारण क्या होता है कि इसके केवल हाफ पार्ट पे ही लाइट पहुंच पाती है सन में। सन से क्या होता है कि एक ही पार्ट पे उसको लाइट मिल पाती है। देखो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, इस डायग्राम में कि देखो जैसे कि हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ पे क्या हो रहा है, इसके इतने पार्ट पे क्या पड़ रही है, रेस पड़ रही है। इतने पार्ट पे रेस पड़ रही है, तो यहाँ पे पूरे पार्ट में क्या हो रहा है, डे हो रहा है। और इस यहाँ पे रेस नहीं पहुँच पा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। मतलब कि अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने होगा वहाँ पे डे हो रही होगी, और वहाँ पे डे हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, वहाँ पे लाइट भी होगी। लेकिन जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे क्या हो रहा होगा, नाइट हो रहा होगा। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो, देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये आपको दिखा रखा है, ये इक्वेटर वाली लाइन दिखा रखी है, और यहाँ पे ये आपके एक्सिस। इसको तो छोड़ो, अब इसको नहीं पढ़ना, अभी तो आप समझो डे और नाइट को समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो जितना भी एरिया ना यहाँ पे होगा, सन के सामने होगा, वहाँ पे दिन हो रहा होगा, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पे क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी। जैसे अभी ये मान लो, अभी मैं जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो इस समय दिन का मौसम है, मतलब दिन हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेस पड़ रही है और यहाँ पे दिन है, और इसके अपोजिट जो ये सब एरियाज़ होंगे, ठीक है, वहाँ जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँच रही होगी, तो वहाँ पे क्या हो रही होगी, रात। समझ गए हो? इसको अच्छे से समझना। ठीक है, बस इतना समझो। जैसे मैंने आपको वो अभी लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ना कि एक दिन आपको, वो तो स्टार्स वाला था, लेकिन आप इसको खुद से भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आपने देखो, जैसे एक बॉल लो, या आपके पास बॉल है, ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से फिल कर देती हूँ। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई आप अच्छे से समझ पाओ, जो भी समझा रही हूँ मैं आपको अच्छे से समझ पाओ। मान लो कि एक आपकी बॉल है और आपने एक टॉर्च ली, यहाँ पे आपने एक टॉर्च ली, ठीक है, फिर टॉर्च लाई तो क्या होगा कि यहाँ पे जितना पार्ट इसके बॉल के सामने वाला होगा, यहाँ पे क्या होगा, रोशनी पड़ेगी, और पीछे वाले पार्ट में कैसा हो जाएगा, डार्क डार्क हो जाएगा, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच रही क्योंकि इसलिए। तो एक तरह से आप यही समझ सकते हैं कि ये सन है और ये क्या है, हमारा अर्थ। तो यहाँ पे जहाँ पे जितने पोर्शन पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे डे हो रहा है और पीछे वाले में नाइट हो रही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. ठीक है, पहले इतना समझते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सर्कल जो ग्लोब मैंने आपको बताया था ना, अर्थ का छोटा रूप, जो आपका मॉडल होता है एक तरह से, जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, आपकी स्टडी के पर्पज़ से होता है ना। तो जो ग्लोब आप लोग देखते हैं ना, तो उसको ग्लोब को ना अच्छे से देखना, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट आप उसको ऐसे टॉर्च से करना, ऐसे एक्सपेरिमेंट आप करना, टॉर्च से उस पर मारना और उस पर देखना। मारना मतलब ऐसा मारना नहीं है, मतलब लाइट करना, ठीक है। तो जिस पार्ट पे आप देखेंगे, जितने पार्ट पे आपके लाइट पड़ रही होगी, वहाँ देखना, वहाँ पे बिल्कुल लाइट चमकेगा उस पर, किस पे, अर्थ पे, उस ग्लोब पे, और जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे डार्क रहेगा। तो ऐसे भी आप एक एक्सपेरिमेंट अपने आप कर सकते हो क्लासरूम में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो देखो मैं समझाती हूँ आपको। देखो ये देखो हमारी अर्थ है, समझ लो ये अर्थ है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रोशनी पहुँच रही है, तो इसको हम दिखा देते हैं डे, कि भाई यहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुँच रही है, जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुँच रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, रात, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट, और यहाँ पे हो रहा है डे, ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ रेड कलर से। तो इसको डे और नाइट वाले पार्ट को अलग करने वाला जो ये सर्कल होता है ना, ये सर्कल कैसा जो सर्कल बनता है, ये ऐसे नहीं बनेगा सर्कल, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अर्थ के ऊपर जैसे ऐसे करके ये जो सर्कल बनेगा ना, मतलब आप समझ जाओ कि जो ये डे और नाइट को अलग करता है ना, इसी सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ पे जो पार्ट, मतलब कि जो वो सर्कल जो डे और नाइट को अलग करता है, डे और नाइट वाले पार्ट को अलग करता है, उसी सर्कल को क्या बोलते हैं। देखो एक इमेजिनरी है, सचमुच में ऐसा
सर्कल नहीं है, लेकिन आपको एक समझाया गया एक तरीके से, वो सर्कल ही तो बन रहा है ना वो अर्थ के ऊपर। अब कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे मेरे देखो समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रही हूँ। मैं यही बोल रही हूँ जैसे ये हमारी अर्थ जो है, तो इस अर्थ के जो बीच में जो मतलब एक तरीके से जैसे ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे सर्कल मैंने आपको बताया था, ऐसे से करके बनता है ना, ऐसे करके सर्कल बनेगा ना इस पर। ये हमारी अर्थ है ना, तो इस अर्थ पे आप जानते हो ऐसे करके ऐसे 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 समझ जाओ, ऐसे में करके सर्कल्स बनते हैं ना। तो वो सर्कल जो क्या करता है हमारी अर्थ में इस डे वाले पार्ट को और इस नाइट वाले पार्ट को अलग करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस वाले सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आ रहा है समझ में? चलो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी है भाई, देखो यहाँ पे लिखा भी है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, देख रहे हो आप? तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला पार्ट आपको डार्क दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको लाइट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये येलो येलो से दिखाया है। तो आपको यहाँ समझाया क्या गया है कि देखो यहाँ पे देखो सन की रेस पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है ना, देखो ये वाले पार्ट पे सन की रेस पड़ रही है ना, तो यहाँ पे डे हो रहा है और यहाँ पे नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पे नाइट हो रही है इस वाले पार्ट पे, है ना। तो इस डे वाले पार्ट और इस नाइट वाले पार्ट को अलग करने वाला जो ये सर्कल है ना, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हो अभी भी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई वीडियो लाऊँ और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊँ क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। ये हो गया? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे आता है द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ये भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ को अपने ही जगह पे अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, तो पूरे 24 आवर्स लगते हैं। कितने? 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स आपको पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। तो ऐसी अर्थ को अपनी ही जगह पे घूमने में कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो अर्थ का ये रोटेशन होता है ना, एक दिन का जो ये पूरा टाइम पीरियड होता है, ये 24 आवर्स में जो ये अर्थ पूरा ये घूमती है ना, तो इस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं हम? इसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये अर्थ का डेली मोशन होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ अ डेली, व्हाट वी कॉल द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, तो वी कॉल रोटेशन, रोटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन आप क्या बोलेंगे? रोटेशन, कि जो डेली मोशन होता है अर्थ का उसको हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको अच्छे से ये फर्स्ट पेज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ता है। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि अगर ये अर्थ घूमती नहीं तो क्या होता। खुद सोचो, अगर अर्थ घूमती नहीं तो क्या होता। तो होता ये कि भाई जो हमारा अर्थ सॉरी इसको मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ। अगर ये हमारी जो अर्थ है अगर ये घूमती नहीं ना तो क्या होता। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, इसको ब्लू ब्लू दिखा देते हैं अच्छे से। ये हमारी अर्थ है, तो अब अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता ना, तो वहाँ पे हमेशा दिन ही दिन होती, और जो पार्ट सन के पीछे है, मतलब पीछे जहाँ पे सन की रेस नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे हमेशा रात ही रात होती। आया समझ में? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन would always experience days, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. यहाँ पे मतलब ये बताया गया है आपको कि अगर अर्थ नहीं घूमती, अर्थ रोटेट नहीं करती, तो क्या होता है कि जो पार्ट सन के सामने होता वहाँ पे हमेशा दिन ही दिन होता, वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, हमेशा दिन ही दिन होता। और जहाँ पे सन की रेस नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पे हमेशा नाइट रहती, हमेशा अंधेरा रहता वहाँ पे, और हमेशा ठंडा रहता। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी इन एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ का ही विनाश हो जाता, लाइफ ही ना होती, मतलब ये कहने का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करती तो जो पार्ट सन के सामने वहाँ पे हमेशा दिन ही दिन होता, और जो पार्ट सन के सामने नहीं है या जहाँ पे सन की रेस नहीं पहुँचती वहाँ पे हमेशा
रात ही रात रहती है, और ऐसे में कोई भी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे ऐसी कंडीशंस में, तो ऐसा होता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रोटेशन के बारे में। अब हम आते हैं किसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन के बारे में। यानी कि हमने रोटेशन जो कि अर्थ का एक मूवमेंट है, मोशन है सॉरी, ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं रिवोल्यूशन जो कि सेकेंड मूवमेंट मोशन है अर्थ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, यहाँ पे देखो आपको डायग्राम भी दिखाया गया है। तो अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन। ठीक है, इट टेक्स 365 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि जो हमारी अर्थ होती है ना, तो इस अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में पूरे कितने डेज लगते हैं, 365 डेज। 365 1/4 डेज कहते हैं, लेकिन इसको देखो अब समझो इसको कैसे करेंगे हम। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यानी कि हम वैसे क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, 365 ही तो बोलते हो कि 365 1/4 आवर्स, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हो। तो आप क्या बोलते हो, 365 डेज। तो इसमें जो बाकी के 1/4 वाला जो पार्ट है, 1/4 दिन है, उसको अलग रखा जाता है। अब देखो मैं आपको जो समझा रही हूँ ध्यान से समझना। आपने सुना होगा कि हर 4 साल बाद क्या होता है, हमारा लीप ईयर आता है। तो उस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे पूरे साल में, उसमें हमारे होते हैं 366 डेज होता है ना। यानी कि हमारे फरवरी में है, देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ईयर्स में हमारा फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं, एक दिन प्लस होता है। तो वो एक दिन प्लस कैसे होता है, देखो उसको समझते हैं। ठीक है, आप बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं, रुको दूसरे कलर से देखते हो मैं, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि भाई 24 आवर्स का 1/4 कितना होता है। तो 1/4 निकालना है, तो हमने 4 से जो 24 यानी कि 6 आवर। तो यानी कि हर साल जो पृथ्वी को घूमने में, किसके, सन के चारों तरफ घूमने में 365 6 आवर्स लगते हैं, 365 डेज 6 आवर्स लगते हैं। तो वो जो 6 घंटे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उन 6 आवर्स को 4 बार प्लस करते हैं। हर 4 मतलब एक साल का 6, एक साल का 6, एक साल का 6, एक साल के 6 घंटे। तो इन 6 घंटों को 4 साल तक प्लस करके क्या बनता है, 1 डे, यानी कि 24 आवर्स बनते हैं, एक दिन बनता है। तो तब आता है हमारा लीप ईयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 24 का 1/4 कितना होगा, वो आएगा 6 आवर्स। कितना आएगा, 6 आवर्स आएंगे, यानी कि 24 आवर्स का 1/4 कितना आएगा, 6 आवर्स आएगा। तो यानी कि एक साल में पृथ्वी को घूमने में कितने दिन लगते हैं, 365 डेज 6 आवर्स लगते हैं। तो जब वो 6 आवर्स होते हैं ना, उसको हम वैसे काउंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि हर 4 साल का मतलब जो 6 आवर्स होते हैं ना, जैसे पहले साल का 6 आवर्स प्लस कर लिया, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का, उनको प्लस करके कितना आया, 24 आवर्स, मतलब बन गया एक दिन। तो इस 24 आवर्स कितने, हर 4 साल के बाद, तभी तो अब हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है ना। तो इस तरह से हमारा वो एक दिन बनता है, वो लीप ईयर बनता है। ठीक है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। देखो यहाँ पे बोला भी यही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हर साल के 6 घंटों को सेव करते हैं, और पूरे 4 साल तक के जो 6 घंटे होते हैं उसको मिला करके क्या बनता है, हमारा एक दिन बनता है। ठीक है, तभी हमारे फरवरी में क्या होता है, उस समय लीप ईयर में 29 डेज होता है। क्लियर हो गया, किसकी जगह पे, 28 डेज की जगह पे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे बताओ लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे 366 डेज। आप ऐसे कोई पूछता है लीप ईयर हर कितने साल बाद आता है, तो 4 साल के बाद आता है। तो अब आपका ये होमवर्क है कि अब आप ये बताओगे कौन सा ईयर अभी लीप ईयर गया है और अब कब आएगा लीप ईयर। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit। तो आपको दिख रहा है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल यानी कि एक बहुत बड़ा सा सर्कल है। इलेप्टिकल मतलब होता है एक दीर्घ वृत्ताकार, मतलब एक बहुत बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा सा, वृत्त आकार, वृत्त मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में एक बहुत बड़ा सा वो ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसे हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, पाथ भी बोलते हैं।
मैंने बताया था ना कि हर प्लैनेट्स के अपने अपने रास्ते होते हैं जिस पे वो घूमते हैं। जैसे आप लोगों के चलने के लिए रोड्स होती है ना, तो ऐसे ही प्लैनेट्स की चलने के लिए क्या होती है, रोड्स होती है। उन रोड्स को हम पाथ बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये अपना जो ये सन होता है ना, ये सन चारों तरफ प्लैनेट जो हमारा अर्थ होता है ना, ये सन के चारों तरफ एक बड़े से इलेप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है। किसके चारों तरफ? सन के। अब आप यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा ये बताओ भाई, हमें ये बताओ कि भाई रोटेशन से तो क्या होता है, डे और नाइट होता है। रोटेशन करने से हमारी अर्थ पे डे और नाइट चेंजेस होते हैं। लेकिन रिवॉल्यूशन करने से क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन चेंज करने से जो आप सीजन्स पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, फिर आप समर सीज़न पढ़ते हो, विंटर सीज़न पढ़ते हो, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न पढ़ते हो, तो जो ये सीज़न चेंजेस होते हैं ये इस रिवॉल्यूशन के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे। देखो ये ना बहुत, अब आप जो समझोगे इसके बारे में ना, इस डायग्राम को अच्छे से समझना। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन। और अच्छा, अब आप ये भी देखेंगे कि पूरे उसमें कि अर्थ जो है हमारी एक ही डायरेक्शन में घूमी, एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है। देखो यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही झुकी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो हमारी अर्थ होती है ना, पूरे हर ऑर्बिट पे क्या होती है, मतलब वो हमारा, अब जब वो चलती है तो हमेशा वो अपनी एक ही जगह पे मतलब झुकी हुई होती है। ऐसा नहीं होता कि बॉल की तरह वो कभी इधर घूम रही कभी उधर घूम रही, उसका झुकाव जो है ना वो एक ही तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे आता है, A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season। आपको पता है जो हमारा ये पूरा साल होता है ना, एक साल को पूरे इन सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। समर सीजन, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो ये सीजन्स चेंज होते हैं ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो सन के चारों तरफ घूमते हुए जो ये पोजीशन चेंज होती है ना हमारी अर्थ की, तो उसी के कारण ये हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. देखो यहाँ पे अब समझना, लेकिन पहले मैं उससे पहले आपको समझा दूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना लास्ट क्लास में कि भाई जैसे ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो और ये जो इक्वेटर लाइन होती है ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक आता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एक 23 डिग्री पे जाती है जो लाइन, उसको हम क्या लैटिट्यूड जो होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ऐसे ही साउथर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री साउथ पे कौन सी वो होती है लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बताया था ना मैंने, ये अच्छे से याद रखना। और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर हो रहा होता है तो जो हमारी विंटर्स होते हैं ना, वो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहे होते हैं? विंटर। यानी कि अगर यहाँ पे समर है तो यहाँ पे विंटर चल रहा होगा, अगर यहाँ विंटर है तो यहाँ पे समर चल रहा होता है। तो देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, ये देखा 21 जून को क्या होता है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर, देखो 21 जून यहाँ पे, तो 21 जून में क्या होता है कि जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है, देखो ये नॉर्थन वाला पार्ट है और ये साउथर्न वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सन की रेस क्या होती है? डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो इस रीजन में क्या होता है कि भाई सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है, ज़्यादा हीट मिलती है। तो इस वाले पार्ट में तो बहुत मतलब कि यहाँ पे समर सीजन चल रहा होता है इस पूरे पार्ट में। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो सन की रेज होती है ना, पोल्स पे बहुत ज़्यादा ही तिरछी पड़ती है। वो भी कि जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब समर्स आएंगी, जब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है समर्स आएंगी, तो इसके जो पोल्स होते हैं तब जाके वहाँ पे हल्की सी धूप पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा ही तिरछी, मतलब जो रेज होती है ना सन की बहुत ज़्यादा ही तिरछी पड़ती है। तो उस समय जब यहाँ पे समर सीज़न चल रहा होता है तब जाके यहाँ पे 6 महीने का क्या होता है? डेज ही डेज होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि जब समर सीज़न यहाँ पे चल रहा होगा तो सन की रेज यहाँ पे पोल से बहुत तिरछी पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती है। तो तब यहाँ पे क्या होता है? दिन होता है, वो भी 6 महीने का दिन ही दिन होता है। इसके अपोजिट में क्या होगा कि जो हमारा ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे क्या चल रही होगी? विंटर्स चल रही होगी, यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पा रही होगी। तो जो ये पोल्स होंगे ना, तो इन पोल्स में तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुँच पाती है। साउथर्न हेमिस्फीयर वाले जो पोल्स होते हैं साउथ पोल में, तो वहाँ पे क्या होता है? तब 6 महीने का रात ही रात होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल क्लियर रखो, मैंने आपको कई बार बता दिया है। अभी तक मैंने तीसरी क्लास चल रही है, ये क्लास 6 का। तो आप
अच्छे से ना मतलब समझो उस चीज़ को। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि 21 जून में क्या चलता है, समर सॉल्स्टिस बनता है, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होता है और इसके अपोजिट जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे क्या चल रही होती है, सर्दियाँ चल रही होती हैं 21 जून। अब आप खुद सोचो ना कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ती है और नॉर्थन में भी यहाँ पे पड़ती है ना। ये समझो कि इस हमारे यहाँ पे बताओ गर्मियाँ कब आती हैं। गर्मियाँ हमारी स्टार्ट हो जाती है ना अप्रैल से आने शुरू हो जाती हैं और जून तक रहती है, बहुत गर्मी रहती है। तो आप यही समझो ना कि जून में गर्मियाँ होती है तो ऑब्वियसली नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे एक जैसे यहाँ पे भी समर चल रहा है, समर के बाद कौन सा सीज़न आता है, समर के बाद क्या आता है, ऑटम सीज़न आता है, जिसे हम पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं। सारे पेड़ पौधों की जो फूल पत्तियाँ होती हैं गिरने लगती हैं। तब हमारा क्या आता है, विंटर सीज़न आता है। विंटर सीज़न के बाद क्या आता है हमारा स्प्रिंग सीज़न, जब हमारे नए नए फल आने लगते हैं पेड़ों में और क्या कहते हैं फल फ्रूट्स लगते हैं और हमारे कितने तरह तरह के फूल, मतलब पूरी ग्रीनरी दिखती है, बहुत ही अच्छा लगता है स्प्रिंग सीज़न, बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, है ना। तो तब आता है स्प्रिंग सीज़न, आ रहा है ना समझ में। तो देखो 21 जून को क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मियों का सीज़न। देन इसके बाद आते आते क्या आ गया, 23 सितंबर के आसपास क्या चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। और फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आपको ये समझाया गया है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि जो विंटर सॉल्स्टिस मतलब ये होता है, अब देखो 22 दिसंबर की बात हो रही है तो वहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाती है, कहाँ पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। और फिर इसके बाद आता है 21 मार्च के आसपास स्प्रिंग सीज़न आ जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। जून के टाइम पे क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है अभी, गर्मियाँ। उसके अपोजिट देखो, हर चीज़ ना अपोजिट समझते जाना कि भाई जैसे यहाँ पे अभी क्या चल रही थी, समर चल रही थी, समर के बाद क्या आया हमारा ऑटम सीज़न चलेगा, ऑटम सीज़न के बाद विंटर सीज़न और विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ समर चल रहा था तो यहाँ पे विंटर चल रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे ऑटम चल रहा था तब यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न चल रहा था। जब यहाँ पे विंटर्स आई तो यहाँ पे समर सीज़न आया और फिर इसके बाद क्या आया हमारा, स्प्रिंग सीज़न आया। तो ऐसे आप समझ जाओगे। अगर आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर का अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप विंटर का भी अच्छे से करोगे। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप अपने नेचर में चीज़ों को देख रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है। देखो यही चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे मैंने तो आपको काफ़ी चीज़ बता दी यहाँ पे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, द लॉन्गेस्ट डे एंड, देखो अब यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। अब होता क्या है कि भाई जून का मौसम है, जून का टाइम चल रहा है, मतलब तो यहाँ पे समर सीज़न चल रहा है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कब होता है, 21 जून को होता है, इसको याद रखना। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। यहाँ पे यही बोला है कि इस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जितनी भी कंडीशंस समर में चल रही होती, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में चल रही होती है ना, उसके अपोजिट में सब चीज़ें चल रही होती हैं। कहाँ पे, हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में। कि अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, यहाँ पे समर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या चल रही होगी, विंटर्स। यहाँ पे चल रहा होगा ऑटम सीज़न, तो यहाँ चलेगा हमारा स्प्रिंग सीज़न। यहाँ पे चल रहा होगा हमारा विंटर सीज़न, तो यहाँ चलेगा, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, यहाँ पे विंटर्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, समर सीज़न चलेगा तब। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे आएगा स्प्रिंग सीज़न, तो यहाँ पे तब हमारा क्या आएगा, ऑटम सीज़न। तो ये समझ रहे हो ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जब यहाँ पे क्या चल रहा होगा, समर, यहाँ चल रहेगा विंटर, यहाँ चलेगा ऑटम, यहाँ चलेगा स्प्रिंग सीज़न, यहाँ चलेगी विंटर्स, यहाँ आएगा फिर स्प्रिंग। तो ऐसे करके चलता है हमारा, आ रहा समझ में, रिवर्स में चलता है। फिर द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। मतलब यहाँ पे यही चल रहा है कि भाई जब यहाँ पे समर चल रहा है तो यहाँ पे दिन लंबे हो रहे हैं, यहाँ पे नाइट्स लंबी होती है। समर्स में क्या होता है कि जब समर सीज़न आता है हमारे दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती हैं। और यहाँ पे जब विंटर चल रहा होगा तो यहाँ पे नाइट लंबी चल रही होंगी, दिन छोटे चल रहे होंगे। तो देखो एक दूसरे का ना कंपैरिजन करना, अपने आप रफ कॉपी में लेना और कंपैरिजन करना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके लिए आप लोग सेकंड वाली वीडियो देखना,
उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब वो चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो आप डे नाइट, लेकिन कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये समझ जाओ कि जब आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रहा होगा गर्मियों का सीज़न, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, और जब हमारा क्या चल रहा होता है विंटर चल रहा होता है तो बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट rays of the sun as the south pole tilts towards at it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. देखो भाई यहीं पे आपने समझाया ना मैंने. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे तो क्या चल रहा है, जून के टाइम पे यहाँ पे चल रहा है समर। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या चलता है, सर्दियाँ चल रही होती है ना। हमारे इंडिया में क्या होता है, सर्दियों का मौसम होता है ना, तब यहाँ पे हमारे इस साउथन हेमिस्फीयर में क्या चल रही होती है, विंटर चल रही होती है। और जब यहाँ पे विंटर चल रही होती है तो यहाँ पे गर्म। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे 22 दिसंबर को बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को क्या होता है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, यहाँ पे सन की जो रेज़ होती है ना वो सीधी पड़ती हैं, और इस टाइम पे क्या होता है 22 दिसंबर को वहाँ पे दिन लंबा होता है, दिन बहुत लंबा होता है, हाँ रातें छोटी होती हैं, ठीक है। और उस समय जब यहाँ पे समर चल रहा होगा तो साउथ पोल पे क्या चल रहा होगा, तब डेज़ 6 महीने का डेज़ यहाँ चलेगा और यहाँ पे नाइट चलेंगे इसके पोल्स में। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन के हिसाब से समझ जाना कि किसको हम समर सॉल्स्टिस बोलेंगे, किसका विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपने ये चीज़ आपने सुना भी होगा ना कि जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ, है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या कब होता है सेलिब्रेट, समर सीज़न में। क्यों, अब आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही होती है दिसंबर में, इस पूरे पार्ट में विंटर्स चल रही होती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही होती हैं, समर्स चल रहे होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हमारा यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो क्रिसमस सेलिब्रेट होता है वो समर सीज़न में सेलिब्रेट होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है बस। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। अब देखो जो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारा ये इक्वेटर वाला लाइन होता है ना, तो यहाँ पे 21 मार्च और सितंबर में डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि इस पोजीशन में क्या होता है कि जो सन होता है ना वो पोल्स की तरफ बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होता, बिल्कुल सारी जो रेस पड़ती है ना बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जब 21 मार्च और 23 सितंबर, देखो बिल्कुल याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर को जब हमारी सन की जो रेज़ होती है वो बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ती है ना, बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो उस समय पूरे जगह पे हर जगह पे क्या होती है, इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती हैं। पूरे दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती हैं, ठीक है। जितना दिन यहाँ होगा उतना दिन यहाँ पे होगा, जितना नाइट यहाँ पे होगा उतना ही नाइट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये याद रखना, समझना ना, पर वो मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे नाइट होगी तो यहाँ पे भी नाइट, ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ पे समझ आना आप अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं तो डीप में पढ़ाऊँगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बस उस जो ये पोजीशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, यानी कि जिस समय क्या होता है सन की रेस इस बीच वाले पार्ट इस इक्वेटर पे पड़ती है डायरेक्टली, तो उस 20 कब पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो उस दिन क्या होता है कि दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस समय क्या होता है कि ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो हमारा यहाँ पे बोला ना कि 23 सितंबर में क्या होता है, ऑटम सीजन चल रहा होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ऑब्वियसली, क्योंकि जून के टाइम पे क्या चल रहा था, जून के टाइम पे
क्या चल रही थी, समर सीज़न चल रहा था। समर सीज़न के बाद क्या आता है, ऑटम सीज़न आता है ना। तो ऑब्वियसली जून जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त सितंबर में आप देखते हो अब क्या आता है, ऑटम सीज़न आ जाता है ना। तो ये 23 सितंबर को ये बोल रहे हैं कि ऑटम सीज़न चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा होता है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये अपोजिट केस होता है 21 मार्च को, व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जब हमारे इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, तो साउथर्न में क्या चल रहा होता है, ऑटम, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को ना, देखो बिल्कुल अच्छे से समझना है। जो इसमें कुछ जो आपको ये लिखी हुई ना कुछ डेट्स, 23 सितंबर, 21 मार्च, तो देखो इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं इक्विनॉक्स कब होता है, उसका मतलब उसके कारण क्या होता है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई इक्विनॉक्स जो होता है तो उसमें जब सन की रेस जो होती है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल सीधी पड़ती है हमारे इक्वेटर पे। तो इसकी वजह से दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती हैं। तो इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से समझो, ठीक है। और अगर मैं और डीप में अगर एक चीज़ बताना चाहूँ तो और समझोगे अगर आप चाहो तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई ना कि यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारी जो सन की रेस यहाँ पे पड़ती है डायरेक्टली। तो देखो आप खुद समझो कि जैसे जब यहाँ पे विंटर चल रहा होगा तो जब यहाँ पे विंटर्स चल रहा होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली समर सीजन चल रहा होता है ना। तो धीरे धीरे करके जब समर से यहाँ की तरफ सन जाने लगती है ना, नीचे की तरफ सन की रेस, तो जाते जाते क्या होता है कि वो सितंबर के टाइम पे 23 सितंबर के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ की तरफ क्या पड़ती है, सन की रेस नीचे यहाँ की तरफ आने लगती है। यानी कि जो समर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होने लगता है 23 सितंबर के टाइम पे, ठीक है। और मार्च के समय क्या होता है कि यहाँ पे समर चल रहा होता है, यहाँ पे विंटर चल रहा होता है। तो सन की जो रेज होती है अब ऊपर की तरफ टिल्ट होने लगती हैं, मतलब कि अब यहाँ पे समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तब यहाँ पे मार्च में यहाँ पे पड़ती है। देखो इसको ना आप और आगे हायर क्लासेस में और डीपली पढ़ोगे, यहाँ पे मैं अगर समझाऊंगी ना तो नहीं समझोगे, ठीक है। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, हमारे डे और नाइट किसकी वजह से चेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ना हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। बस अपनी बुक में एक बार दोबारा से पढ़ना, ना समझ में आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो क्या होता है ना, ये ऐसे देखो मैं आपको फ़ोन में पढ़ा रही हूँ वीडियोस बना के, तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना लाइव क्लास में मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि आपके पास पूरा मॉडल होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, तो आप वो सारे टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको डायग्राम बना के समझा पाऊँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल, देखो यहाँ पे पूछा है कि कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना अभी कितने डिग्री का एंगल बनाती है अर्थ, मैंने अभी आपको बताया था। देखो 63 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, कहाँ गया 66, सॉरी यहाँ पे ये बताया थी ना, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है समझा चुकी हूँ मैं। लीप ईयर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। समर और विंटर सॉल्स्टिस में क्या डिफरेंस होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, और अलग अलग टाइम पे इन साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर का, समर सॉल्स्टिस का अलग अलग समय में कि क्यों एक्सपीरियंस करते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो नीचे विंटर्स चल रहा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, जब ऊपर विंटर्स चलेंगे तो नीचे समर चलेंगी, तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आप बताएंगे। और जो पोल्स होते हैं, इन पोल्स में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात क्यों होती है। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे ये सारे क्वेश्चंस को ना चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद करना, तभी समझ में आएगा कि आपको चैप्टर कितनी हद तक समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।